आखिर क्या है मोदी सरकार का वो सीक्रेट प्लान जिसकी भनक लगते ही सिहर उठे दुनिया के 1 दर्जन देश? क्या अखंड भारत का कोई बड़ा प्लान लेकर चल रहे मोदी गांधार से लेकर बलूच और सिंध तक क्यों मचा है हल्ला? आखिर कितनी थी अखंड भारत की ताकत? कैसे पूरी दुनिया पर राज करता था भारत? चीन भारत के सामने था तिनके की तरह। क्या मोदी सरकार ने कोई ऐसा प्लान तैयार कर लिया है जिसने चीन और पाकिस्तान की नींद हराम कर डाली है? वो कौन सा नक्शा है जो दुश्मनों के सीने पर सांप लौटा रहा है और भारत के गौरवशाली अतीत की गवाही दे रहा है? क्या हजारों साल पहले भारत अकेला दुनिया का सुपर पावर था जिसके साम्राज्य में आज के दर्जनों देश समाते थे? कैसे टूटा वो चक्रवर्ती सम्राटों का भारत और क्या वो फिर से एक होकर रहेगा? कौन सी प्राचीन शक्तियां थीं भारत के पास जिनके रहस्य आज भी दुनिया को हैरान करते हैं? आज पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या वो भारत जो कभी दुनिया का सिरमौर था अपनी खोई हुई सीमाओं को फिर से पाने की राह पर निकल चुका है? जिस तरह से मोदी सरकार चीन और पाकिस्तान को उनकी औकात दिखा रही है, जिस तरह से पीओके और सीओके यानी चीन के कब्जे वाला कश्मीर जिसे अक्साई चिन भी कहते हैं, उसे वापस लेने की दहाड़ दिल्ली से सुनाई दे रही है, उसने न सिर्फ दुश्मनों के होश उड़ा दिए हैं बल्कि हर भारतीय के दिल में एक नई उम्मीद जगा दी है। खबरें आ रही हैं कि 2025 तक पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत अपने चरम पर पहुंच सकती है और वहां के लोग भारत में विलय के लिए सड़कों पर उतर सकते हैं। मई 2025 में तो पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान से भारत में विलय और गृहयुद्ध तक की धमकियां सुनाई देने लगी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अगस्त 2024 में लंदन में ताल ठोक कर कहा कि पीओके वापस मिलने पर ही कश्मीर समस्या का असली हल होगा। यही नहीं, जनवरी 2025 में जब चीन ने अक्साई चिन में अपनी नई काउंटी बनाने की जुर्रत की तो भारत ने उसे अवैध कब्जा बताकर दुनिया के सामने चीन को नंगा कर दिया। चीन की अक्साई चिन तक रेलवे लाइन बिछाने की 2025 की योजना के जवाब में भारत भी सीमा पर अपनी रणनीतिक रेलवे लाइनें बिछा रहा है। चीन के होश फाख्ता हैं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्टें भी मई 2025 तक चीख चीख कर कह रही हैं कि भारत अब चीन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगा है और पाकिस्तान तो अब उसके लिए बस एक छोटी मोटी सिरदर्दी बनकर रह गया है। कल्पना कीजिए, मई 2025 में पहलगाम में हुए एक बड़े घटनाक्रम के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके में घुसकर सीमित कार्रवाई की, जिसके बाद दुनिया भर में हड्डाकंप मच गया और आनन फानन में युद्ध विराम हुआ। इन सब घटनाओं ने पूरे भारत में एक ही चर्चा को जन्म दिया है, अखंड भारत। ये कोई कोरा सपना नहीं बल्कि एक ऐसा संकल्प है जो हर हिंदुस्तानी के खून में उबाल ला रहा है। लेकिन ये अखंड भारत आखिर था कितना बड़ा? क्या आप जानते हैं कि आज के अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया, वियतनाम जैसे दर्जनों देश कभी इसी अखंड भारत की शान हुआ करते थे? रामायण काल में प्रभु श्री राम की गाथा गांधार यानी आज का अफगानिस्तान से लेकर लंका, श्रीलंका और किष्किंधा जिसके तार इंडोनेशिया से जुड़ते हैं, वहां तक गूंजती थी। महाभारत में इंद्रप्रस्थ से लेकर कंबोज और प्रागज्योतिष तक भारतीय राजाओं का डंका बजता था। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब खोलते हैं इतिहास के वो पन्ने जिन्हें हमसे छुपाया गया। क्या आप जानते हैं कि जिस भारत को आज आप दुनिया के नक्शे पर देखते हैं वो तो बस एक झलक है उस महाशक्ति की जिसका नाम था अखंड भारत। ये नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि हमारी रगों में दौड़ता हुआ गौरव है, हमारी पहचान है। विष्णु पुराण का वो श्लोक याद है? उत्तरम यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय यत्र संततिहम। यानी समुद्र के उत्तर से लेकर हिमालय के दक्षिण तक जो महान भूमि फैली है वही भारतवर्ष है और हम सब उसकी संतानें भारतीय हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है उस विराट भारत की जिसकी सीमाएं आज के कई देशों को अपने आगोश में समेटे हुए थी। पुराण और हमारे महाकाव्य महाभारत और रामायण गवाही देते हैं कि तिब्बत, जिसे हम त्रिविष्टप कहते थे, अफगानिस्तान जो कभी उपगण स्थान या गांधार कहलाता था, ईरान जिसे आर्यान के नाम से जाना जाता था, म्यांमार जो हमारा ब्रह्मदेश था, श्रीलंका यानी प्रभु राम की लंका, थाईलैंड जिसे स्वर्णभूमि कहा गया, इंडोनेशिया का यवद्वीप, मलेशिया, कंबोडिया का कंबुज और वियतनाम का चंपा, ये सब उस महान भारत का हिस्सा थे जिसकी धूल को हमारे पूर्वज माथे से लगाते थे। रामायण में किष्किंधा का वर्णन है जिसके तार सीधे इंडोनेशिया के बाली द्वीप से जुड़ते हैं, जहां आज भी हनुमान और बाली की पूजा होती है। महाभारत में गांधार, नरेश, शकुनी और गांधारी का जिक्र है जो आज के अफगानिस्तान का हिस्सा था। उस वक्त भारत की सैन्य शक्ति ऐसी थी कि दुनिया थर्राती थी। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख
पैदल सैनिक, 50,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे, जिनके सामने सिकंदर की सेना भी पानी मांग गई। गुप्त वंश का काल तो भारत का स्वर्ण युग कहलाता है, जब हमारी तलवारों की धमक और सोने की चमक दुनिया भर में फैली थी और दक्षिण में चोल राजाओं की नौसेना इतनी ताकतवर थी कि उन्होंने समंदर पार कर दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी विजय पताका फहराई थी। हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी थी कि दुनिया हमें सोने की चिड़िया कहती थी। रोम के बाजारों में भारतीय सामानों की धूम थी और बदले में रोमन सोना भारत के खजाने भरता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने ऐसी राजनीतिक व्यवस्था दी जो आज भी दुनिया के लिए मिसाल है। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय ज्ञान के वो मंदिर थे जहां चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत से लेकर ग्रीस और रोम तक के छात्र ज्ञान की प्यास बुझाने आते थे। लेकिन अगर भारत इतना ही शक्तिशाली था तो फिर ये टुकड़े टुकड़े कैसे हो गया? कौन थे वो गद्दार और कौन सी थी वो विदेशी ताकतें जिन्होंने सोने की चिड़िया के पर कतर दिए? जानेंगे अगले हिस्से में। अखंड भारत, जिसकी सीमाएं उत्तर में हिमालय को लांघकर कैलाश मानसरोवर और तिब्बत तक, पश्चिम में ईरान और अफगानिस्तान तक, पूर्व में इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम तक और दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव तक फैली थी, वो कोई कोरी कल्पना नहीं बल्कि एक हकीकत थी। प्राचीन ग्रंथों में इसे जम्बू द्वीप या भारतवर्ष कहा गया है। उस समय भारत की ताकत सिर्फ उसकी विशाल सीमाओं में नहीं बल्कि उसकी राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक सर्वोच्चता में निहित थी। हजारों साल पहले जब दुनिया के कई देश कबीलों में जी रहे थे, तब भारत में चक्रवर्ती सम्राटों का शासन था जो एक विशाल साम्राज्य को एक सूत्र में पिरोए हुए थे। मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और चोल साम्राज्य जैसे राजवंशों ने न केवल भारत की सीमाओं का विस्तार किया बल्कि एक ऐसी सुदृढ़ शासन व्यवस्था भी दी जो आज भी राजनीति शास्त्रियों के लिए अध्ययन का विषय है। भारत की सैन्य शक्ति का लोहा पूरी दुनिया मानती थी। वैदिक काल से ही हमारे पास चतुरंगिणी सेना थी जिसमें पैदल, घुड़सवार, हाथी और रथ शामिल थे। चोलों की नौसेना ने तो बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया था और दक्षिण पूर्व एशिया तक भारतीय ध्वज फहराया था। आर्थिक रूप से भारत सोने की चिड़िया कहलाता था जिसका विश्व व्यापार में एक बड़ा हिस्सा था। हमारे मसाले, कपड़े, रत्न और धातुएं दुनिया भर में मशहूर थीं। सांस्कृतिक रूप से भारत विश्वगुरु था। हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण और महाभारत ज्ञान के वो भंडार हैं जिनसे आज भी दुनिया प्रेरणा लेती है। दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था का लगभग 1/3 से लेकर 40% तक हिस्सा अकेले भारत के पास था। हमारे सूरत, भड़ौच, ताम्रलिप्ति जैसे बंदरगाहों से विशालकाय जहाज, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, मसाले, उत्तम वस्त्र जैसे मलमल और रेशम, इस्पात और न जाने कितनी ही बहुमूल्य वस्तुएं लेकर रोम, मिस्र, अरब, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के कोने कोने तक व्यापार करने जाते थे। हमारे सम्राट जैसे चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, समुद्रगुप्त जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, कनिष्क, हर्षवर्धन और दक्षिण के महान चोल सम्राट राजाराज चोल और राजेंद्र चोल जिन्होंने अपनी नौसेना के बल पर श्री विजय साम्राज्य तक को जीत लिया था। इन जैसे प्रतापी शासकों ने इतने विशाल और सुसंगठित साम्राज्यों पर शासन किया जिनकी सीमाएं आज के अनेक स्वतंत्र राष्ट्रों को अपने भीतर समाहित कर लेती थी। हमारे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी और कांची जैसे विश्वविद्यालय केवल ईंट पत्थर की इमारतें नहीं थे बल्कि वे ज्ञान के ऐसे धधकते हुए सूर्य थे जहां चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, फारस और यूनान तक के देशों से हजारों विद्वान और छात्र सत्य, दर्शन, विज्ञान, गणित, आयुर्वेद और कलाओं की उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने आते थे। हमारी सैन्य शक्ति इतनी सुदृढ़ और अनुशासित थी कि महान कहे जाने वाले सिकंदर को भी हमारे वीर राजा पुरु से युद्ध करने के बाद और हमारे सैनिकों के शौर्य को देखकर व्यास नदी के तट से निराश होकर उल्टे पैर लौटना पड़ा था। अब सवाल यह उठता है कि इतना शक्तिशाली और विशाल भारत आखिर कैसे टुकड़ों में बंट गया? इसकी कहानी लंबी और दर्दनाक है। शुरुआत हुई विदेशी आक्रमणों से। पहले यवन, शक, कुषाण और हूण आए जिन्होंने भारत की पश्चिमी सीमाओं पर दस्तक दी। फिर 7वीं सदी के बाद शुरू हुआ इस्लामी आक्रमणों का दौर जिसने भारत के एक बड़े हिस्से को न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी बदल दिया। महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी जैसे आक्रांताओं ने न केवल भारत को लूटा बल्कि हमारी सभ्यता और संस्कृति पर भी गहरे घाव दिए। इसके बाद दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में भारत का एक बड़ा हिस्सा विदेशी शासकों के अधीन रहा। लेकिन सबसे बड़ा कुठाराघात किया अंग्रेजों ने, जिन्होंने अपनी फूट डालो और राज करो की नीति से भारत को ऐसा तोड़ा कि हम आज तक उसके जख्म सहला रहे हैं। एक एक करके हमारे हिस्से हमसे अलग होते गए। अफगानिस्तान, गांधार, महाभारत में गांधारी और शकुनी का देश आज एक अलग राष्ट्र है, लेकिन वहाँ आज भी बामियान, बुद्ध की विशाल प्रतिमाएं जिन्हें बाद में नुकसान पहुंचाया गया और प्राचीन हिंदू मंदिरों के खंडहर हमारे अतीत की गवाही देते हैं। यह क्षेत्र 1876 की गंडामक संधि के बाद धीरे धीरे भारत से कटा और 1919 में पूर्णतः अलग हो गया। पाकिस्तान, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम स्थल 1947 में धर्म के नाम पर हमसे छीन लिया गया, लेकिन आज भी वहाँ कटास राज शिव मंदिर, हिंगलाज माता शक्तिपीठ जैसे सैकड़ों प्राचीन हिंदू मंदिर हमारी साझा विरासत के प्रतीक हैं। बांग्लादेश, बंगा,
कभी अंग बंग का हिस्सा रहा। यह प्रदेश 1971 में भारत की मदद से पाकिस्तान के चंगुल से आजाद हुआ, लेकिन अखंड भारत का एक और टुकड़ा हमसे दूर हो गया। ढाका का ढाकेश्वरी मंदिर आज भी वहां हिंदू संस्कृति की पताका फहरा रहा है। श्रीलंका, रामायण की लंका, जहां आज भी सीता एलिया और अशोक वाटिका जैसे स्थान प्रभु राम और माता सीता की कहानी कहते हैं। अंग्रेजों ने इसे 1935 में प्रशासनिक रूप से भारत से अलग कर दिया। म्यांमार, ब्रह्मदेश, कभी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा। यह देश 1937 में अंग्रेजों द्वारा भारत से काट दिया गया। यहाँ के प्राचीन शहर अयोध्या, अय्यथिया जैसे नामों से जाने जाते थे। थाईलैंड, स्वर्ण भूमि, यहाँ आज भी रामायण रामकीयन को राष्ट्रीय ग्रंथ माना जाता है और हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है। इंडोनेशिया, यवद्वीप, यहाँ के बाली द्वीप पर आज भी हिंदू संस्कृति जीवंत है। बोरोबुदुर और प्रम्बानन के विश्व प्रसिद्ध मंदिर भारतीय कला और धर्म के शानदार उदाहरण हैं। कंबोडिया, कंबुज, यहाँ का अंकोर वाट मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है, जिसकी दीवारों पर रामायण और महाभारत के दृश्य उकेरे गए हैं। नेपाल, माता सीता की जन्मभूमि मिथिला और भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी इसी देवभूमि का हिस्सा है। 1904 की सुगौली संधि के बाद ये ब्रिटिश प्रभाव में आया। भूटान और तिब्बत, ये दोनों क्षेत्र भी भारतीय संस्कृति और धर्म से गहराई से जुड़े रहे हैं। तिब्बत, जिसे त्रिविष्टप कहा जाता था, कैलाश मानसरोवर की पवित्र भूमि है, आज चीन के कब्जे में है। मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, चंपा, मालदीव, इन सभी क्षेत्रों में चोल और श्रीविजय जैसे भारतीय साम्राज्यों का प्रभाव रहा और आज भी वहाँ भारतीय संस्कृति, भाषा और धर्म के प्रमाण मिलते हैं। ये सबूत चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि ये धरती हमारी थी, ये संस्कृति हमारी थी। लेकिन क्या हम अपने इस गौरवशाली अतीत को भूल जाएंगे या फिर उन खोई हुई शक्तियों को फिर से जगाएंगे जिनके दम पर भारत एक बार फिर विश्व गुरु बनेगा? क्या थी वो रहस्यमयी ताकतें? प्राचीन भारत सिर्फ सीमाओं में ही विशाल नहीं था, बल्कि उसके पास ऐसी रहस्यमयी शक्तियां और ज्ञान था जिसके सामने आज की टेक्नोलॉजी भी बौनी नजर आती है। महाभारत और रामायण में जिन दिव्यास्त्रों का वर्णन मिलता है, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, आग्नेयास्त्र, क्या वो सिर्फ कवियों की कल्पना थी या फिर ये किसी ऐसी उन्नत सैन्य तकनीक का सबूत है जो आज हमसे खो गई है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तूष्णी युद्ध का जिक्र है, जिसमें विश्व और गुप्त तरीकों से दुश्मन का सफाया किया जाता था और कूट युद्ध में छल कपट से शत्रु को मात दी जाती थी। ये आज के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और कवर्ट ऑपरेशंस से कम नहीं थे। हमारे पूर्वजों ने विमान शास्त्र जैसे ग्रंथ रचे जिनमें उड़ने वाले यंत्रों का विस्तृत वर्णन है। क्या ये प्राचीन भारत की एरोस्पेस टेक्नोलॉजी की ओर इशारा नहीं करते? शून्य और दशमलव प्रणाली तो भारत ने ही दुनिया को दी, जिसके बिना आज का विज्ञान और गणित अधूरा है। आर्यभट्ट और वराह मिहिर जैसे खगोल शास्त्रियों ने हजारों साल पहले ग्रहों की गति, सूर्य और चंद्र ग्रहण की इतनी सटीक गणना कर ली थी कि आज के वैज्ञानिक भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। चोल राजाओं की नौसेना इतनी ताकतवर थी कि उन्होंने समुद्र पार कर विदेशी धरती पर भारत का परचम लहराया था। लोथल जैसे प्राचीन बंदरगाह दुनिया के साथ हमारे व्यापार के गवाह हैं और नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय ज्ञान के वो केंद्र थे जिनकी लाइब्रेरी में लाखों पांडुलिपियां थीं। सोचिए, जब बख्तियार खिलजी जैसे वहशी ने नालंदा को जलाया तो कितना अनमोल ज्ञान हमेशा के लिए राख हो गया होगा। ये वो भारत था जिससे दुनिया कांपती भी थी और सीखती भी थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो जज्बा, वो संकल्प आज भी हमारे अंदर जिंदा है? जवाब है हाँ। आज जब हम अपने वीर जवानों को पीओके और अक्साई चिन्ह पर तिरंगा फहराने के लिए ललकारते देखते हैं, जब हमारे नेता ताल ठोक कर कहते हैं कि यह जमीन हमारी है और हम इसे लेकर रहेंगे, तो अखंड भारत का सपना एक हकीकत बनता नजर आता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 2025 के शताब्दी वर्ष के आसपास अखंड भारत के विचार को और मजबूती से उठा रहा है। स्वामी विवेकानंद से लेकर वीर सावरकर तक हर राष्ट्रभक्त ने इस सपने को अपनी आंखों में बसाया था और आज योगी आदित्यनाथ जैसे नेता खुले मन से कह रहे हैं कि पाकिस्तान का भारत में विलय होकर रहेगा और अखंड भारत का निर्माण एक सच्चाई है जो होकर रहेगी। मई 2025 तक की खबरें देखिए। पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में लोग पाकिस्तान से आजादी और भारत में विलय के नारे लगा रहे हैं। बलूचिस्तान में आजादी की आग भड़क चुकी है और वो भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं। भारत की बढ़ती आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक ताकत इस सपने को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयां जो मई 2025 के आसपास की तनावपूर्ण परिस्थितियों में भारत के नए संकल्प का प्रतीक बन सकती हैं, ये दिखाती हैं कि भारत अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। भारत की तकदीर अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अखंड भारत का सूर्योदय होकर रहेगा। इस महाअभियान में आपका क्या योगदान होगा? क्या आप इस सपने को सच होते देखना चाहते हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे उन गुप्त प्राचीन भारतीय तकनीकों का जिनसे आज भी कांपती है दुनिया। तो सब्सक्राइब करना